हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर दिन की तरह आज भी आपका बिहार डीएलएड का एनालिसिस लेकर चले आए हैं। और जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में आज पूछा गया था। जिन लोगों का भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि जी सर 100% यही क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, बहुत कम ऐसे चैनल वाले हैं जो आपको सही एनालिसिस दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यूट्यूब पर कल भी हमने ही 100% रियल क्वेश्चन करवाया था। आज भी 100% रियल क्वेश्चन हम ही करवा रहे हैं। तो देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अलंकार और हिंदी रस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अलंकार के ऊपर वीडियो हम बनाए हुए हैं, अलंकार और हिंदी रस का। आप देख लीजिएगा अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है तो, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपके अलंकार और हिंदी रस से पूछे जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोद में छोड़ा नगर में ढिढोरा का क्या अर्थ है। यह मुहावरा है, गोद में छोड़ा नगर में ढिढोरा का क्या अर्थ है। यह क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में आज का। तो इसका सही आंसर हो जाता कि पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। गोद में छोड़ा नगर में ढिढोरा का अर्थ होता है पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना। अगर ये ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण का परिवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, कृष्ण का परिवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन से बताएंगे, क्योंकि कृष्ण का जो परिवाची शब्द होता है मोहन होता है, रघुपति होता है, कृष्ण होता है, उसके बाद बहुत सारा होता है कृष्ण का परिवाची शब्द। तो कृष्ण का परिवाची शब्द कौन नहीं होता, वो तो चारों ऑप्शन देखने के बाद मालूम चलता। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का ऑप्शन क्या था और आपने क्या टिक किया है। अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग का पूछा गया था कि एक पति और पत्नी हैं जिनके 3 पुत्रियां हैं। एक पति और पत्नी, एक पति और पत्नी, और इन दोनों से मिलाकर कितनी पुत्रियां? 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं, और दोनों पुत्र के 2 पुत्रियां, और दोनों पुत्र के यहाँ इस दोनों पुत्र के, रोकिए थोड़ा सा, यहाँ आपको हम इधर समझाते हैं। एक पति है, एक पत्नी है, और उनकी 3 जो है पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। ये दोनों पुत्र से जो है यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है कि दोनों पुत्र के 2 पुत्रियां, मतलब दोनों पुत्र के जो है 2-2 पुत्रियां हैं। तो मतलब 4 पुत्रियां हो गए एवं 1 पुत्र है और 1 पुत्र है। तो घर में सदस्यों की संख्या आपको बताना था, तो जोड़ लीजिए 1 2 और 2 3 5, 5 2 7 हो जाएगा और 7 5 12 हो जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में 12 था तो सही हो जाता। यह रीजनिंग का प्रश्न है। अगर अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था और अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और एचसीएफ से हर दिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी एचसीएफ से मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी एचसीएफ से पूछा गया है। तो देख लीजिए, एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कहेगा कि 40 का, यहाँ देख लीजिए, अगर कहेगा कि 40 का और 80 का एचसीएफ निकालें, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से इस तरह से निकाल लेंगे इसका एचसीएफ। ऐसे ही इसका एचसीएफ निकालते हैं और दोनों को गुणा करेंगे और जो समान मिलेगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हायर कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं एक बार देख लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन एचसीएफ आपके हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, कैलिफोर्निया में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष त्रिवेली नार्वे थे। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अगर पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 हो जाता। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता। और अगर पूछा होगा कि कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है। ये भी आज के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कौन है। तो ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंचा सड़क है, जिसकी ऊंचाई
8,586 मीटर है। 8,586 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और भारत में सबसे ऊंचा सड़क कौन है? कंचनजंगा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा गया होता तो भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया होगा तो ये सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता तो गोवा हो जाता। तो देख लीजिए ये सिक्किम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ABCD वाले ऑप्शन में जो भी सिक्किम था वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जहां उपमेय का निषेध करने अपमान का आरोप किया जाता है, जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वह होता है तो उपमा अलंकार होता है। बार बार कह रहे हैं कि अलंकार वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप अलंकार अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन एक वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग 24-25 मार्क्स आपका बढ़ जाएंगे केवल अलंकार वाले वीडियो देखने से। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब यमक हो जाता। और देखिए इतना 100% रियल क्वेश्चन इसलिए आ पाया है क्योंकि परीक्षार्थी जो थे उन्होंने जो रफ कागज मिलता है उसी रफ पेपर पर लिख लिए थे और रफ पेपर बाहर लेकर चले आए थे, इसलिए इतना क्वेश्चन मिल पा रहा है। कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हुआ था। अगर आने वाले शिफ्टों में है तो आप भी रफ पेपर पर आंसर क्वेश्चन लिख के जरूर लाइएगा ताकि आने वाले शिफ्टों के बच्चों को ज़्यादा फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी में कुल कितने काव्य रस होते हैं? तो देखिए हिंदी में जो है वो 9 काव्य रस होते हैं। हिंदी में कुल कितने काव्य रस होते हैं? 9 होते हैं। तो 9 वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो देखिए रस में हम बताए थे करुणा रस, रौद्र रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, ये सभी रस के बारे में हम पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ लिंक है, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिए और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्रोध रस हो जाएगा। रौद्र रूप माने वो क्रोधित हो गया तो क्रोध रस हो जाता। ये ऑप्शन में था ABCD, जो भी ऑप्शन में था वो सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर है? ए तथा वाई के मध्य, तो आप सभी जानते हैं ए तथा वाई मतलब ABCD पूरा कह रहा है। तो ABCD में 26 गो अक्षर होता है, 26 गो अक्षर होता है ना, तो 26 का आधा एम हो जाएगा। तो एम मतलब एम वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एम अगर ऑप्शन में था ABCD कोई भी ऑप्शन में तो वह सही हो जाता। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, इसका देख लीजिए थीव अक्षर में कौन सा अनाज का नाम बनता है? तो देख लीजिए अगर ऐसा अक्षर दिया है, ऐसा है शब्द, तो इसे अनाज का नाम बनाना था। तो इसे अनाज का नाम क्या बनता है? व्हीट बनता, क्योंकि व्हीट माने गेहूं होता है। तो W है, H है, E है, A है, T है, तो व्हीट बिल्कुल सही आंसर हो जाता। तो व्हीट वाला ऑप्शन, गेहूं वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, 9 था, 81 था, उसके बाद 13 के बाद पूछा था। तो देखिए यहाँ 9 का स्क्वायर कर दिया गया है, तो 9 का स्क्वायर कर दिया गया तो 81 आ गया। वैसे ही यहाँ 13 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 में 13 से गुना कीजिएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 9, 5, 6, 20, तो 4, 8, 3 बराबर क्या? तो यहाँ देख लीजिए 9, 5, 6 है, तो 9 + 5 + 6 है, तो ये 6, 5 कितना हो जाएगा? 9, 6, 5, 11, 11, 9, 20 हो जाता। वैसे ही 4 + 8 + 3 कर दीजिए, 8, 4, 12, 12, 3, 15। तो देखिए रीजनिंग एकदम इजी लेवल का पूछा जा रहा है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग को वहाँ लगाते हैं, थोड़ा सा शांत होकर, समय आपके पास बहुत ज़्यादा है, समय के लिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा आपके पास समय है, लेकिन आपको 2.5 घंटा का समय दिया गया है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो आप रीजनिंग में 25 में 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं है उसको छोड़ देना है, बाद में उसको देखना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है उसी को टच करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रधनुष के मध्य रंग कौन सा होता है? हरा रंग होता है। इंद्रधनुष के जो बीचों बीच रंग होता है मध्य रंग, वो हरा रंग होता है। तो हरा रंग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता। और देखिए अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोग जब तक चैनल के ऊपर प्यार नहीं बनाएंगे, जब तक आप चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जितने लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे।
और आपको बता दें कि हर शिफ्ट का आपका एनालिसिस इसी तरह मिलते रहेगा। पूरा हमारे कोशिश रहेगा कि सभी क्वेश्चन रियल करवाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। अवतल लेंस ऑप्शन में सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो दामोदर घाटी परियोजना। कल बिहार का नदी घाटी परियोजना पूछा गया था और स्वतंत्र भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछा गया था, तो यह दामोदर घाटी परियोजना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तब होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तब होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है। तो रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का ऊर्जा रूपांतरित होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन में थे तो वो सही आंसर हो जाते। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन जो है वह भारत में हरित क्रांति के जनक है। और देख लीजिए, अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ पाए हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम आपको सबसे पहले करवाने का तरीका निकालते हैं कि सबसे पहले हम आपको सभी रियल क्वेश्चन से परिचित करवा पाएँ। और अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप लोग निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। एग्जाम इजी एकदम आ रहा है। बस आपको केवल रीजनिंग वाला और हिंदी वाला और GK GS वाला पार्ट को अच्छे प्रकार से बनाना है। बाकी तो आप लोग समझिए लीजिएगा। और देखिए, PDF लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो PDF आपको मिल जाएगा। और शेयर भी करते रहिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।